सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 भौतिकी के सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल को, और उस पे उसके फॉर्मूला को, और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करने की भी आज की क्लास में कोशिश हम करेंगे। सो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं आगे की बातों को। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, यानी कि अनुगमन वेग की। अनुगमन वेग में हमने ये बोला था कि किसी, अगर डेफिनेशन लिखे हम अनुगमन वेग की, तो हमने क्या बोला था कि अनुगमन वेग जो है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरण विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग को दिशा में प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, है ना। हमने क्या बात करी थी कि अगर मैं क्या करूंगा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करूंगा, तो उस कारण जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेट करेंगे, है ना, उसकी किसकी डायरेक्शन में, विभव की दिशा में। ठीक है, इनकी डायरेक्शन किससे डिसाइड होगी, विभव की दिशा। प्राप्त औसत वेग को, जो हमारे पास एक फिक्स्ड, हमने बोला था नियत वेग ये प्राप्त करेगा, उसको ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब कि इसके वेग में नियमित वृद्धि नहीं होती है ना, एक नियत वेग जो है इसका रहता है, इसको हम कहते हैं अनुगमन वेग। नेक्स्ट हम लोग को जो बात करनी है वो ये है कि अनुगमन वेग जो है वो नेक्स्ट पॉइंट इज, अनुगमन वेग जो है ये वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर रहता है। अनुगमन वेग की वैद्युत क्षेत्र पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बात करें अनुगमन वेग की वैद्युत क्षेत्र पर जो निर्भरता होती है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, एक व्यंजक होगा। ठीक है, अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं, वन बाय वन अगर बात करें तो सबसे पहला है यह आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आया होगा आपको। देखो, अनुक्रमानुपाती होता
यानी कि यहाँ पर जो हम वोल्टेज इसके हमने क्या बोला, अनुगमन वेग क्या है, सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर, तो जितना विभवांतर हम लगाएंगे, जितनी वोल्टता आरोपित होगी उसके सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती, मतलब अगर बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग भी बढ़ेगा, अगर घटाएंगे तो अनुगमन वेग भी बढ़ेगा घटेगा, है ना। सिंपल है, हमने पिछली क्लास में ये बात समझ रखी है। नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट बात करें, यह आरोपित वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि वोल्टता दे रखी हो, मतलब वोल्टता कांस्टेंट हो, दी गई वोल्टता के लिए, मतलब फिक्स हमने वोल्टेज रखा हुआ है अगर, तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ सकते हैं इस बात को। लंबाई बढ़ेगी तो जो अनुगमन वेग होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। लंबाई छोटी रहेगी तो अनुगमन वेग ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे, है ना। छोटा रास्ता होगा तो ज़्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने लास्ट पॉइंट पर। चलिए, और लास्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है, परिच्छेद क्षेत्रफल पर ये निर्भर नहीं करता। परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि जो कितना क्षेत्रफल, कितना जो परिच्छेद क्षेत्रफल आप ले रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चालक का, उससे अनुगमन वेग पर कोई लेना देना नहीं है, पर निर्भर नहीं करता। तो अनुगमन वेग किस किस पॉइंट पर निर्भर करता है, किस किस पर नहीं करता है, ये हमने अभी तक देखा, किन किन कारकों पर इसकी निर्भरता होती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कारकों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास अनुगमन वेग से संबंधित आता है पॉइंट, वो ये है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं इस बात को। सपोज कोई चालक को हम लोग यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, सपोज ये एक चालक है और इस चालक के अंदर आप जानते हैं क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। डायग्राम आप लोगों को भी बनाना है, इसीलिए इसको समझना, ठीक है। और इस पर हमने क्या कर दिया है, इस पर हमने विद्युत धारा आरोपित कर दी है, मतलब कि इसके दोनों सिरों पर हमने क्या कर दिया है, विभवांतर लगा दिया है। समझ रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, इसके दोनों सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया है। तो ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। डेफिनेटली आप जानते हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होगी वो किस दिशा में होगी, वो इस दिशा में होगी, धन सिरे की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल जिसका कि परिच्छेद क्षेत्रफल a है, ठीक है, और इसकी लंबाई l है, हमने ऐसा एक चालक तार ले रखा है। इसके दो सिरे a और b सिरों के बीच हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और बैटरी लगा करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हमने करी, ठीक है। ये पथ रहेगा विद्युत धारा का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, अगर मैं इसमें रिलेशन बताऊं आपको डायरेक्टली किस किस में विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो यहां से जो संबंध हमारा निकल के आता है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जहां हमको प्रतीकों का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है, तो हम वन बाय वन सारे प्रतीकों का मतलब लिखते हैं। जहां आई तो क्या भाई, आई तो विद्युत धारा है, वीडी तो क्या है, अनुगमन वेग है, एन का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है, और ए का मतलब क्या है, इसको हम लिखते हैं। तो जो एन का मतलब है वो ये है, चालक के तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चालक
तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ई क्या है? स्मॉल ई है मिनिमम चार्ज। स्मॉल ई जो है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू होती है। इसको हम मूल आवेश भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है ऋणात्मक होता है, तो इसको आप ले सकते हैं माइनस साइन। एंड लास्ट बच गया हमारा ए क्या है? ए हमने बोला कि परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल है। ठीक है, तो जो आई की जो एक्चुअल वैल्यू आती है, अगर मैं ई की वैल्यू यहाँ पर ई का मान ऋणात्मक है ना, तो अगर मैं माइनस ई रखूंगा, ई की नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, तो हमारे पास आई इज इक्वल टू आएगा माइनस एन ई ए वी डी। माइनस एन ई ए वी डी आने का मतलब जो है, जो यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है, ऋणात्मक चिन्ह, यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? देखो, ऋणात्मक चिन्ह हमको सिर्फ एक साइन बता रहा है। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत धारा की दिशा जो है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा कुछ ऐसी है, ऐसे बह रही है विद्युत धारा, जबकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है वो कुछ ऐसी है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के परस्पर विपरीत दिशा में है। तो हम लोग यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा ये शो कर पा रहे हैं कि विद्युत धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉनों का वेग जो है दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में, इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आया है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे अगर संख्यात्मक रूप से इसको लें, अगर हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लें इसकी, ठीक है, तो दैट विल बी एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आई है और जो वी है, वी डी है, उसमें सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती वो एक दूसरे के होते हैं। क्योंकि अगर कोई चालक हम ले रहे होंगे, सपोज अगर हम किसी चालक की बात करें, किसी चालक तार के कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो देखो भाई, ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट रहने वाली है। कौन कौन सी? एन और ई। किसी चालक तार के प्रति एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रॉन ई का मान आपको पता है, ये होता है कांस्टेंट है। ए क्या है? उसका परिच्छेद क्षेत्रफल, वो एक चालक तार के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो वी डी, अगर हम कोई तीनों चीज़ें पता है, अगर हम कोई चालक ले रहे हैं, किसी कंडक्टर को हम ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए एन ई ए का मान जो है पता होगा। यहाँ से हमको सीधे सीधे एक रिलेशन मिल के आ रहा है कि आई जो है वो सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है किसके? वी डी के। अगर अनुगमन वेग बढ़ेगा तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान भी जो है बढ़ने वाला है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमको डिस्कस करना है, जो कि है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। गतिशीलता, ध्यान दीजिए, हमने ये बात करी है कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं, जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, उनमें अगर हम बोले कंडक्टिविटी, तो वो किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, है ना। हमने ये बोला था नाभिक में जो धनावेश है वो नाभिक के अंदर रहता है और वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाता। मूवमेंट कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसीलिए चालकों में जो चालकता है चालकों की, वो किस कारण से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है। मतलब ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा चालकता, कम मुक्त इलेक्ट्रॉन तो कम चालकता। ठीक है, इसके बाद हमने ये बोला कि जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज मतलब जो गतिशील आवेश है किसी चालक में, वो कौन है? वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वो कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा हमने ये बात बोली है कि एक गतिशीलता को अगर हम डिफाइन करें, गतिशीलता को हम डिफाइन करें तो अनुगमन वेग का परिमाण और विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है, उसको हम क्या कहते हैं? चालक की गतिशीलता कहते हैं। पहले मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखता हूं। गतिशीलता की जो डेफिनेशन है वो एक दो प्रकार से हम दे सकते हैं, सेम चीज को हम दो तीन टाइप से बोल सकते हैं। अनुगमन वेग के परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र का
अनुपात, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके हम रेशियो को क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। एक तरीके से हम और बोल सकते हैं इसको, वो ये है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को ही, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई। कैसी राशि होती है, यह हमेशा एक पॉजिटिव धनात्मक राशि होगी। और इसके जो निर्भरता होगी वो चालक वाहक की प्रकृति पर निर्भर होगी। वाहक की प्रकृति से मतलब जो गतिशील है, दो हमारे पास दो जो पार्टिकल्स है वो गतिशील रहते हैं। एक तो हमने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके अलावा कोटर भी होते हैं। कोटर को हम धनावेशित मान लेते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो होती है रिक्तियां, यानी कि खाली स्थान होता है पदार्थ के भीतर, है ना। तो ये भी जो है आवेश वाहक का काम करते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक हो गया। चलिए, तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो म्यू ई से, मैं इसको डिफाइन करता हूँ, म्यू ई से मैं इसको शो करता हूँ, यानी कि मोबिलिटी को हम म्यू ई से शो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए म्यू ई मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ठीक है, वो होती है वी डी अपॉन ई, यानी कि उसका अनुगमन वेग बटे जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग रिलेशन एक होता है हमारे पास ई टॉ ई अपॉन एम ई, ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। टॉ ई की बात करें, ये आपको नई क्वांटिटी दिख रही होगी, टॉ ई इज इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल, इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल, श्रांतिकाल मीन्स रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग समझें कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये बात तो हम समझ चुके हैं ना। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चालक के अंदर जब इन पर विभवांतर आरोपित करा जाता है, चालक के सिरों के बीच जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो ये टकराते हैं ना, इनके बीच में जो है टक्कर होती है एक दूसरे से। तो दो क्रमागत टक्कर, देखो दो क्रमागत टक्कर जब होंगी किस इलेक्ट्रॉन की, किसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ, पॉजिटिव आयन के साथ, धनावेश के साथ, इलेक्ट्रॉन की धनावेश के साथ दो क्रमागत टक्कर के जो इतना अंतराल है, इस अंतराल को हम उसका श्रांतिकाल कहते हैं। समझ में आया। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हम जानते हैं कि मेटल के अंदर, चालक के अंदर जो है वो टक्कर उसकी होते रहती है ना, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव आयन है उसके साथ दो क्रमागत जो टक्कर होंगी, जिसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, उसमें जितना टाइम लगेगा उसको हम उसका श्रांतिकाल कहेंगे। बात समझ में आ गई। इसको हम टॉ से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको टॉ ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, मोबिलिटी की अगर बात करें, मोबिलिटी यानी चालकता की, गतिशीलता की, तो इसका जो मात्रक है, ऐसा यूनिट है, वो क्या होगा बता दीजिए जरा, वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, है ना, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो इस टाइप से हमको जो है क्वेश्चंस करने हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब तक हम लोग ने थ्योरेटिकल बातें बहुत सारी कर ली, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर स्क्वायर, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन इज इक्वल टू 8.69। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, एक चालक में कॉपर का चालक है, तांबे का चालक है, उसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है। मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, आई हमको निकालना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 1 नैनोमीटर स्क्वायर,
अब नैनोमीटर स्क्वायर को आप क्या करोगे, चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में, है ना। नैनोमीटर स्क्वायर को आप चेंज करोगे किस में, मीटर स्क्वायर में, तो इट विल बिकम 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। इसके अलावा हमारे पास दे रखा है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n इज इक्वल टू 8.69 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर स्क्वायर। n की वैल्यू दे रखी है और e की वैल्यू तो आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट स्पीड भी दे रखी है, वी डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वी डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हमको दे रखी है। चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व, फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। आई इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी रख दी, 8.69 इंटू 10 की पावर 28, 8.69 इंटू 10 की पावर 28, ई की वैल्यू रख दी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। ए की वैल्यू रख दी 10 की पावर -2, सॉरी 10 की पावर -2, एंड इसके अलावा लास्ट जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वी डी, इसकी वैल्यू रख दी 1 इंटू 10 की पावर -4। हमारा जो यहाँ से फाइनली आंसर कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 8.69 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 5 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। जो कोई भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ पूछिए, हम लोग उनको रिजॉल्व करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।